हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो उसके कराते वक्त कौन कौन सी जानकारी उसमें इन डिटेल में होनी चाहिए, जिससे कि आगे आपको एक तो उसमें बैंक लोन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा उसका जो भी आपका टाइटल है यानी कि जो आपका प्रॉपर्टी पे हक है वो आसानी से क्लेम हो सके। तो ये सभी जानकारी डालना बहुत ही ज़रूरी है रजिस्ट्री में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी आपकी रजिस्ट्री है उसमें जो भी आपका विक्रेता है यानी कि जो प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो क्रेता है यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उन दोनों की जो डिटेल है पूरी तरह से लिखी होनी चाहिए। एक तो उनका पूरा पता लिखा होना चाहिए, जो भी ज़मीन खरीद रहा है बेच रहा है डिटेल में पिन कोड के साथ, और दूसरा उसका जो पिता का नाम है वो लिखा होना चाहिए कि जो भी ज़मीन बेच रहा खरीद रहा है। साथ में उनके KYC डॉक्यूमेंट भी आपको प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है उसमें लिखवाने होते हैं। इसमें मेनली हम लिखवाते हैं आपका पैन कार्ड और एक आपका UID यानी कि आधार कार्ड। ये डिटेल डालना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है उसमें। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो कि जो प्रॉपर्टी की फुल डिटेल यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले हैं उसकी फुल डिटेल आपको रजिस्ट्री में डलवानी है। अब जैसे कि काफ़ी जगह क्या होता है, जब जो प्रॉपर्टी नगर पालिका के क्षेत्र में आती है तो उसमें जो नंबर हैं हर सर्वे के बाद चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको पूरा जो भी म्यूनसिपल नंबर है वो आपको मेंशन कराना है। साथ ही कई जगह चलते हैं सर्वे नंबर, तो सर्वे नंबर आपको मेंशन कराने हैं। साथ ही इसमें जो ओल्ड सर्वे नंबर या म्यूनसिपल नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन कराना होता है। इसके बाद जो भी आपका विलेज है उसका नाम क्लियर कट लिखा होना चाहिए रजिस्ट्री में, साथ में उसकी तहसील यानी कि तालुका, उसके बाद उसका जो ज़िला है वो लिखा होना चाहिए, फिर आपका राज्य आ जाएगा, फिर उसका पिन कोड प्रॉपर्टी का। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो फुल होनी चाहिए आपकी रजिस्ट्री में। जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसकी डिटेल इसमें ज़रूर मेंशन कराएं, बहुत डिटेल में। तो ये तो हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है और इस पर ही अक्सर डिस्प्यूट होते हैं प्रॉपर्टी में। एक तो जो एरिया है प्रॉपर्टी का वो आपको प्रॉपरली मेंशन कराना है। ये जो एरिया है आपका आप 2 यूनिट में मेंशन कराएं। एक तो आपका स्क्वायर फीट, साथ ही दूसरा एक स्क्वायर मीटर, कम से कम 2 यूनिट होनी चाहिए इसमें। और जो ये एरिया है, जैसे कि आपका जो एरिया है 100.14 यानी कि डेसिमल के 2 पॉइंट तक, दशमलव के 2 स्थानों तक ये आपका लिखा होना चाहिए एरिया क्लियर कट। तो ये एरिया लिखाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर जो चौथा पॉइंट आ जाता है वो है आपकी जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं प्रॉपर्टी की, वो क्लियर कट मेंशन होनी चाहिए उसमें। चाहे तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले जो प्रॉपर्टी है उसका आप विजिट करें और उसमें देखें जो उसके चारों तरफ जो बाउंड्री हैं वो किस किस की हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इसके नॉर्थ में किसकी ज़मीन है वो आपको लिखना है, फिर साउथ में, फिर ईस्ट में, फिर वेस्ट में। तो पूरी तरह से जो प्रॉपर्टी है वो लिखी होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए नॉर्थ में हाउस ऑफ राम लाल, फिर मान लीजिए ईस्ट है उसमें प्लॉट ऑफ रामवती, और जो वेस्ट है वो है आपका लैंड ऑफ सेलर, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी जो बेच रहा है उसकी बाकी की बची हुई ज़मीन है। और साउथ में है आपका रोड, तो जो रोड है उसका यहाँ पर आपको मेजरमेंट भी देना है कि कितनी चौड़ी यहाँ पर रोड है, क्योंकि यही फिर बाद में डिस्प्यूट का कारण भी बनता है। तो क्लियर कट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए कि जो भी बाउंड्री है उनके क्या क्या नाम है, और जो रास्ता है उसकी चौड़ाई है वो आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। बात करी हमने यहाँ पर बाउंड्रीज़ की, और जो बाउंड्रीज़ हैं उनका मेज़रमेंट भी यहाँ पर आपको लिखवाना है, यानी कि जिसको बोलते हैं पैमाइश। यानी कि जो नॉर्थ है उसमें कितनी आपकी ज़मीन की लंबाई है, यानी कि इसमें लिख लीजिए 20 फीट है, और फिर आपकी ईस्ट में कितनी है, मान लीजिए इसमें 40 फीट है, और जो आपका रास्ता है, जो रास्ते की तरफ आपकी ज़मीन है वो मान लीजिए 30 फीट है, और यहाँ पे रास्ते की चौड़ाई तो आपको हमेशा लिखनी है। और जो आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम में वो मान लीजिए 35 फीट है। तो इस तरह से क्लियर कट आपकी जो
मेज़रमेंट है, जो भी आपकी बाउंड्रीज है उनकी लिखी होनी चाहिए। ये भी आपको जो दशमलव के 2 स्थानों तक लिखवानी है। जैसे कोई बाउंड्री 2.40 है तो वहाँ पर आपको डेसिमल के 2 पॉइंट तक यानी कि दशमलव के 2 स्थानों तक यहाँ पर आपको मेंशन करना है, जिससे कि क्लियर कट पता चल सके कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किस किस डायरेक्शन में कितने कितने मेज़रमेंट के हिसाब से है, और उसका जो टोटल एरिया वो इस तरह से निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट्स की। जब हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें जनरली आपका सेलर और बायर यानी कि जो खरीद रहा और जो बेच रहा वो होते हैं, साथ ही इन दोनों के दो दो गवाह भी होते हैं जिनको विटनेस भी हम बोलते हैं। जैसा कि हमने बताया जो भी बायर और सेलर हैं इनके तो आपको KYC लेना ही है। जो आपके गवाह हैं बेटर हैं उनके भी आप KYC का डिटेल जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखवाएं प्रॉपर्टी की सेल डीड में, जिसमें कि हो जाएगा आपका पैन कार्ड और आपका UID। और जो ये विटनेस है इनका भी पूरा नाम, उनके फादर का नाम और साथ में इनका एड्रेस भी यहाँ पर लिखवाएं डिटेल में, जिससे कि कल के दिन आपको कोई भी क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया आपका 5वां पॉइंट। अब बात करते हैं 6ठे पॉइंट की। तो जो भी आपके बायर और सेलर हैं, एक तो उनकी जो रिसेंट कलर फ़ोटो है वो रजिस्टर पर आप ज़रूर लगवाएं। तो यहाँ पर 2 आपकी फ़ोटो लग जाएंगी बायर और सेलर की। और इसके बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आज के लिए ट्रेंड में है, मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर जो भी बायर और सेलर हैं वो दोनों को खड़ा कर कर एक कलर्ड फ़ोटो भी चिपकाएं। इस कलर्ड फ़ोटो में आपकी लोकेशन भी लिखी होनी चाहिए, साथ ही उसका जो डेट है फ़ोटो की वो भी लिखी होनी चाहिए। तो ये आप ज़रूर इसमें रजिस्ट्री में चिपकवाएं। तो इस तरह से काफ़ी आइडेंटिटी आपके प्रॉपर्टी की बन जाती है। फिर जो अगला 7वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी जो स्टैम्प पेपर है उसकी जो प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको लेनी है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी में जो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से वो 5% है, तो कम से कम 5% के स्टैम्प पेपर आपको लेने हैं। और जो भी स्टैम्प पेपर है उसके नीचे नंबरिंग ज़रूर होनी चाहिए। मान लीजिए पहला पेपर है आपका रजिस्ट्री का, तो ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर स्टैम्प का डिटेल होता है, ये नंबर होता है, डेट होती है, और यहाँ से जो प्रॉपर्टी की डिटेल है वो शुरू होती है। तो जो बॉटम में है वहाँ पर आप नंबर ज़रूर लिखवाएं, जैसे पेज 1 ऑफ 40 यानी कि 40 पेजों में से ये पहला पेज है। फिर इसी तरह से आपका दूसरा पेज आ जाएगा, यह स्टैम्प पेपर जो भी है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके नीचे भी आप पेज की नंबरिंग ज़रूर कराएं, यहाँ पर आ जाएगा पेज 2 ऑफ 40। तो इस तरह से जो भी स्टैम्प पेपर है उनको प्रॉपरली आप उन पर नंबरिंग होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी पेपर कल के दिन मिसिंग हो तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। फिर 8वां इसमें पॉइंट है जो भी आपका प्राइस है प्रॉपर्टी का, जितने में आपकी प्रॉपर्टी की डील हो रही है वो क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। जैसे कि जो आपका प्राइस है वो मान लीजिए 10 लाख रुपीज़, तो यहाँ पर ये मेंशन होना चाहिए। इसमें फिर आपका एग्रीमेंट भी हो सकता है। कुछ लोग क्या है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एक एग्रीमेंट करते हैं, तो इस एग्रीमेंट की डेट भी यहाँ पर लिखी होनी चाहिए आपकी जो भी रजिस्ट्री बन रही है उसमें। और इस एग्रीमेंट में आपने कितने रुपए दिए थे पार्टी को जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो भी क्लियर कट मेंशन होना चाहिए, जिसको हम बयाना भी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसको आपने 1 लाख रुपए दिए तो उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। और ये 1 लाख रुपए किस माध्यम से आपने दिए हैं, वो किसी चेक के द्वारा दिए गए तो उसमें चेक का यहाँ पर नंबर और चेक का अमाउंट यहाँ लिखा होना चाहिए, और किस बैंक से वो चेक दिया गया था उसका नाम यहाँ पर लिखा होना चाहिए, बैंक का नाम और ब्रांच। यहाँ पर ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये डिटेल आपकी रजिस्ट्री में होनी चाहिए। उसके बाद जो भी आपने एडवांस दिया है वो तो डिटेल यहाँ पर देनी है एग्रीमेंट के रूप में, और जो आप बचा हुआ पैसा दे रहे हैं उसका भी यहाँ पर डिटेल होनी चाहिए। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी की जो डील थी वो 10 लाख की थी, 1 लाख रुपए आप दे चुके हैं एडवांस एज ए एग्रीमेंट, और जो बचा हुआ 9 लाख रुपए है वो आप किस माध्यम से दे रहे हैं उसका भी यहाँ पर डिटेल होना चाहिए। आजकल जनरली RTGS से पैसा दे दिया जाता है, तो उस RTGS की डिटेल यहाँ पर होनी चाहिए। वो किस बैंक से ओरिजिनेट हुआ उसका नाम, उसकी ब्रांच, और इसमें एक UTR नंबर भी होता है, वो मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे प्रूव होता है कि जो आप पैसा है वो
सेलर है उसके बैंक अकाउंट में भेज चुके हैं प्रॉपर आरटीजीएस के द्वारा। अब साथ ही कुछ जगह ये भी होता है कि आप प्रॉपर्टी आप बैंक के थ्रू खरीद रहे हैं, यानी कि बैंक से लोन लेके, तो बैंक उस केस में क्या है डीडी बनाता है जो भी आपका सेलर है उसके नाम पे। तो इसमें डीडी का पूरा डिटेल आपको डालना है, डीडी का आपका यहाँ पे नंबर, डीडी का अमाउंट और किस बैंक के द्वारा ये जारी किया गया है और उसकी ब्रांच, और इस डीडी की एक फ़ोटोकॉपी भी अपने पास रख लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह की जो भी डिटेल है वो आपकी क्लियर कट लिखी होनी चाहिए रजिस्ट्री में, किस तरह से आपने जो सेलर है उसको पैसा दिया है और कब कब दिया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी 8वां पॉइंट आपका हो जाता है। फिर बात करेंगे 9वें पॉइंट। इसमें जो आपका प्रॉपर्टी है जो आप खरीदने जा रहे हैं, एक उसका डिटेल्ड मैप यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि नक्शा उसका होना चाहिए। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं और इसका पूरा डिटेल मैप आपके पास होना चाहिए, यानी कि जैसे ये प्रॉपर्टी है तो ये जो रोड है मान लीजिए ये है आपकी दिल्ली टू देहरादून रोड, इस तरह से नक्शा होना चाहिए। और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके इस साइड में किसकी प्रॉपर्टी है और वो क्या है, मान लीजिए एक स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, उसकी डिटेल पूरी होनी चाहिए। और जो साइड है उसमें क्या है, मान लीजिए किसी का हाउस है तो हाउस किसके नाम पे है तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसी तरह से यहाँ की डिटेल भी आपको लिख देनी है। और साथ ही जो भी एक लोकल लैंडमार्क है, यानी कि कोई भी ऐसी फेमस जगह है उस प्रॉपर्टी के आसपास, उसका जिक्र यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हनुमान मंदिर है तो एक छोटा सा मैप ज़रूर आप बना दें और इसमें डायरेक्शन भी इस तरह से लिखें कि इस तरफ मान लीजिए नॉर्थ है, इस साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस तरह से ये डिटेल कंफर्म करती है कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है और उसके आसपास कौन से फेमस लैंडमार्क है, उसकी डिटेल यहाँ पर ज़रूर आप बनाएं। एक छोटी सी ड्राइंग, एक नक्शा होता है, इसको भी प्रॉपर्टी के साथ अटैच करना ज़रूरी है और जब रजिस्ट्री करें तो इसकी डिटेल इसमें होनी चाहिए। सबसे अंतिम और जो 10वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी है जो पुरानी उसकी सेल डीड है, मान लीजिए ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची और सी से आप खरीद रहे हैं, तो इस केस में इसकी 2 रजिस्ट्री जनरेट हो जाएंगी, रजिस्ट्री नंबर 1, रजिस्ट्री नंबर 2। तो ये रजिस्ट्री भी आपको ले लेनी है और इनकी डिटेल जो है वो आपको रजिस्ट्री में लिखा देनी है कि किस तरह से प्रॉपर्टी की जो प्रीवियस रजिस्ट्री है उनका डिटेल, इसमें आपका रजिस्ट्री का सीरियल नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्री का डेट आ जाएगा, इस तरह से ये डिटेल आपकी होती है यहाँ पर। उसके बाद रजिस्ट्री में जो सेलर है वो ये कंफर्म करता है कि एक तो प्रॉपर्टी पे कोई भी कोर्ट केस नहीं चल रहा है, दूसरा जो प्रॉपर्टी की कोई भी लायबिलिटी या देनदारी है वो आज के बाद अगर कोई लायबिलिटी निकलती है, कोई उस पर टैक्स निकलता है, कोई लगान निकलता है, कोई गवर्नमेंट का ड्यूज़ या इनकम टैक्स की कोई भी इस तरह की देनदारी निकलती है तो वो सेलर बियर करेगा, आप बियर नहीं करेंगे रजिस्ट्री के दिन से। तो ये ज़रूर जानकारी लिखवाएं जिससे कि आपको नुकसान होने से बच सके। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी है अगर वो मान लीजिए नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट की गई है, जिसको हम बोलते हैं अकृषिक भूमि डिक्लेयर करना, तो उसका डिटेल भी यहाँ पर लिखवाएं, किस ऑर्डर के द्वारा और किस अथॉरिटी के द्वारा, और साथ में इसमें आपकी किस डेट में ये जो प्रॉपर्टी है वो आपकी नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हुई है, यानी कि कमर्शियल यूज के लिए कन्वर्ट हुई है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ज़रूरी आता है कि सेलर इसमें कंफर्म करता है कि जो भी बायर है उसको रजिस्ट्री के दिन से ही वो सारे राइट्स प्राप्त हो जाएंगे जो कि अभी तक सेलर को थे, यानी कि फुल रूप से वो प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है और उसके सारे राइट आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इसमें एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो सेलर है वो इस रजिस्ट्री में कंफर्म करेगा कि जो भी उसका कब्जा है वो रजिस्ट्री के दिन से, यानी कि जिस दिन आप रजिस्ट्री करा रहे हैं उस दिन से अपने उस पर कब्जा हटा लेगा और आपको वो प्रॉपर्टी प्रॉपरली सौंप देगा और आपको इस तरह से कब्जा उस पर मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ ज़रूरी पॉइंट है जिससे कि आपको भविष्य में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और जनरली ये जो पॉइंट होते हैं ये फंसते कहाँ हैं, जब आप इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लेने जाते हैं तो बैंक ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत क्लोजली देखता है, बहुत डीप से देखता है और बैंक इसकी एक लीगल सर्च कराता है जिसमें कि
आपका पूरी डिटेल प्रॉपर्टी की होती है। अगर उस लीगल सर्च में प्रॉपर्टी की डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें बैंक आपको लोन देने से मना कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका खुद का जो इसमें टाइटल है वो कभी डिफेक्टिव नहीं होता है, वो प्रॉपरली उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो इस तरह से ये जानकारी आप प्रॉपर्टी में ज़रूर चेक कर लें जब भी उसकी आप रजिस्ट्री कराने जाएं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।